ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. आपके प्रैक्टिकम में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसे आपने ध्यान से देखा कभी? क्या क्या प्रैक्टिस करनी है आपको? किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है? जो इंग्लिश पार्ट ए के प्रैक्टिकम है उसमें आपको सबसे पहले क्या है कि एक्सरसाइजेज ऑन बेसिक ग्रामर, कि जो बेसिक ग्रामर होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और इसलिए आप उन पर बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करो। ये है। तो अब एक क्लास में होते तो ऐसे ही होते, जैसे उसके नीचे फिर है आपको डेली रीडिंग एक्टिविटीज यूजिंग विस्ता ऑब्लिक फ्लेमिंगोज और एनी अदर सप्लीमेंट्री रीडर, यानी सभी प्रैक्टिस टीचिंग या प्रैक्टिस ग्रामर है। तो इसके लिए आप शुरू से स्टार्ट करते हैं, जैसे व्हाट इज सेंटेंस से। तो सेंटेंस के बारे में सबसे पहली क्लास में बताया था हमने आपको कि व्हाट इज सेंटेंस। सिंपली डिफाइन करना है आपको वन सेंटेंस में। सेंटेंस किससे मिलकर बनता है? मोहित। सेंटेंस वर्ड्स से मिलकर बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस which makes complete sense is called a sentence. A group of words like this which makes complete sense is called a sentence. यानी शब्दों का वह समूह जिससे कोई कंप्लीट अर्थ निकलता हो वह सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। यानी ऐसा नहीं कि हम कोई भी शब्द जोड़कर कुछ भी बना दें वो सेंटेंस कहलाएगा, ऐसा नहीं। वह सेंटेंस कहलाएगा जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इसलिए इसको डिफाइन करते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज भी आपको बताए थे हमने कि कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेज होते हैं। जैसे मान लो हमने आपको एक अफर्मेटिव के अंतर्गत दो बताए, पॉजिटिव निगेटिव। आई गो टू द मार्केट कौन सा सेंटेंस है? दो आप सेंटेंस ले लो ना, आई गो टू द मार्केट या फिर आई डोंट गो टू द मार्केट। तो इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव है ना। Yes, ma'am. तो
ये दो तरह के सेंटेंसेज हो गए, जो अफर्मेटिव या असर्टिव। असर्टिव तो स्वीकारात्मक ही होता है, लेकिन अफर्मेटिव अगर कहते हैं तो उसके अंतर्गत दो आते हैं। फिर मान लो आपने कहा कि इसको इसमें बनाना है इंट्रोगेटिव में, तब आप क्या करोगे इसी सेंटेंस को? आई डोंट गो टू द मार्केट, या ही डजंट गो। ही लगाएंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे? डज। अगर जहाँ पे आपको इज एम आर नहीं हो तो उसका निगेटिव बनाते समय आप क्या करोगे? डू या डज का प्रयोग करोगे। कि वैसे सेंटेंसेस जहाँ इज एम आर का यूज नहीं है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी इज एम आर का यूज नहीं होता। राम इट्स, ही इट्स, दे इट, वी इट, यू इट, आई इट, वी इट, ऐसे होता है। तो इसमें अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे, और तब नॉट का। वी डू नॉट इट, दे डू नॉट इट। लेकिन जब ही आएगा, राम आएगा, या कोई और नाम है, या शी है, तो क्या होगा? उसके साथ डज लगाएंगे। डज लग जाएगा। फिर एक, इसके बाद ये तो हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना होगा इसके लिए आपको? मान लो पास्ट इंडेफिनिट में ही है, तब कैसे बनाएंगे? तो डिड आगे आ डिड जाएगा। पहले आ जाएगा। और अगर मुझे यहीं पे मान लो प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, ही इज गोइंग, तो इसको निगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? इज पहले आ जाएगा, इज ही नहीं गोइंग। नहीं, ये तो इंट्रोगेटिव में। अगर निगेटिव बनाना हो तो ही इज ही गोइंग, इज नॉट गोइंग। ही इज नॉट गोइंग। और इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो उसको पहले ले आएंगे, इज ही गोइंग। तो आपके बोलने का जो थोड़ा सा आपके प्रोनाउंसिएशन में, आपके बोलने का जो टोन है, उसमें भी थोड़ा अंतर आ जाता है, और उससे समझ में आता है कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो या नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी बोल रहे हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम थोड़ा उसको ऐसा बोलते हैं कि उससे लगे कि हम कुछ पूछ रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह, अगर इसी तरह एम हो, आर हो, जो भी हो, तो उसके आगे नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और जब इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो उसको पहले ले आते हैं। ये तो आपको पता है कि ही के साथ इज लगता है, शी हो तब इज लगता है, एम हो, आर हो तो क्या लगेगा? किसके साथ एम लगता है? आई के साथ आर। बाकी जो हैं उन सब के साथ क्या लगता है? आर। यू सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, क्या हो, यू के साथ क्या लगता है? आर लगेगा। वी है, उससे क्या लगेगा? वी के साथ आर। दे के साथ आर लगता है। इसके बाद थर्ड एक टाइप का सेंटेंस आपको बताया था, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? those sentences which express commands, requests, etc. उसको क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे लेट अस गो, बी क्वाइट, ये भी कह सकते हैं। और भी आप जो भी रिक्वेस्ट करते हो, कमांड करते हो, और वे सारे सेंटेंसेस क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आती हैं। एक सेंटेंस हमने आपको और बताया था, ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें वैसे वाक्य आते हैं जिसमें आप किसी को आशीर्वाद देते हो, या किसी के दीर्घायु होने की कामना करते हो, उन किसी के अच्छे सफल होने की कामना करते हो, तो वैसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड ब्लेस यू, वो उसके अंतर्गत आते हैं। और एक लास्ट बताया था एक्सक्लामेटरी, जिसमें कोई फीलिंग्स की बात आती है, आपके भाव आते हैं,
स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात आती है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मैंने कहा था व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, या फिर हाउ कोल्ड द नाइट इज। इसमें क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देखते हो, इज सबसे लास्ट में आ जाता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। जबकि इसको सिंपल हम पॉजिटिव में बनाएंगे तो क्या कहते हैं, इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। लेकिन जब उसी को एक्सक्लेमेशन में कोई इसमें शोक भी आता है, किसी को अगर दुख है प्रकट करना है तब भी आता है, अलास ही इज नो मोर, ने इसमें शोक व्यक्त कर रहे हैं कि वह अब नहीं रहा। उसके लिए ALAS लास करके शब्द आता है और इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेटिव साइन लगता है, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है जिसमें पूर्ण विराम जैसा रहता है, नीचे बिंदु रहता है। इस तरह के मार्क नहीं होते हैं, वो एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाते हैं। तो इस तरह सेंटेंसेस की बात हो गई। अब है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? कहते हैं व्हेन वी मेक ए सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग। नहीं, किसी का नाम लेते हैं या किसी वस्तु के बारे में कहते हैं, और दूसरा कुछ भी उस पर्सन या थिंग के बारे में कहा जाता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन वी मेक ए सेंटेंस फर्स्ट वी नेम सम पर्सन और थिंग, एंड दूसरा से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट to speak about, and we must say or predicate something about that subject. अब इसको ऐसे समझो कि every sentence has two parts. पहला, the part which names the person or thing we are speaking about, माने पहला पार्ट वह है जिसमें किसी पर्सन और थिंग के बारे में कहा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और जो सेकेंड पार्ट है, इज द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मानी पहले पार्ट में जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट है, और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या है, प्रेडिकेट है। PREDICATE, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है। तो द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा पहले आता है, बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। लेकिन कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में यह प्रेडिकेट के बाद भी आता है। जैसे दो एग्जाम्पल मान लो, अब आप राम इट्स मैंगो मान लो बोलते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, राम। और मान लो हम कहते हैं राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है, तो राम यहाँ भी सब्जेक्ट क्या होगा, राम। राम और स्लीपिंग क्या कर रहा है, वो सो रहा है, यानी उसके विषय में कहा जा रहा है, तो प्रेडिकेट क्या हो गया यहाँ पे, इज स्लीपिंग, सो रहा है। हाँ, तो इस तरह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप समझ गए हो। लेकिन अगर हम ऐसे बोलते हैं कि हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है, हियर कम्स द बस, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, बस। तो लेकिन तो क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट को है वह बाद में आ रहा है, तो कहते हैं कि इसलिए कहा कि हमने कि ओकेजनली इट इज सब्जेक्ट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेज भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट बाद में आता है। इसी तरह कुछ सेंटेंस जैसे इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है कभी कभी। जैसे हमने कहा सिट डाउन, सिट डाउन, तो इसमें अंडरस्टूड है, किसको कह रहे हैं, जो सामने वाला है उसी को तो कह रहे हैं सिट डाउन। तो अंडरस्टूड होता है कि
यू जो इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए वह अंडरस्टूड है, इसमें सब्जेक्ट छूट जाता है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है। सिट डाउन, गेट आउट कहते हैं ना, स्टॉप, तो ये सब छोटे छोटे सेंटेंस है जो इसमें अपने आप ही समझ जाते हैं, अंडरस्टूड होता है कि सब्जेक्ट कौन है। अब क्लास में कोई टीचर जाता है तो उसमें तो बच्चे सभी होते हैं, खड़े होते हैं, तो स्टैंड अप भी कहते हैं, सिट डाउन भी कहते हैं, सारे बच्चों को एक ही साथ कहते हैं सिट डाउन। तो यहाँ सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, तो इस तरह इसलिए कहते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेज में द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, माने नहीं भी होते हैं कुछ में। अब है कि आपने ये चीज़ें समझ ली कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज में आप क्या करोगे, बहुत सारे सेंटेंस लोगे, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा इसमें ऑप्टेटिव है, कौन सा ये सारे सेंटेंसेस कौन से हैं ये आप उसमें से छांट सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये जो है आप बना सकते हो कि ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, और आपके प्रैक्टिकल में ये सब आपको समझना है, प्रैक्टिकल चीज़ें, बेसिक चीज़ें, और जो ग्रामर की हैं जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। और एक किसी ग्रामर की बुक में ही मिलेगी आपको, 10th 11th की ग्रामर की बुक ले लो, उसमें एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी बहुत सारी, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। फिर इसमें आते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद कि फ्रेज एंड द क्लॉज, ये हमने आपको पहले बताया, लेकिन चूंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं आप, इसीलिए सब एक साथ आपको ले चल रहे हैं। कि जैसे आप कुछ वर्ड्स देख लो, इन ए कॉर्नर, मान लो इन ए कॉर्नर मीन्स क्या होता है, कोने में, वैसे तो उसका अर्थ है कोने में। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। तो ये सब क्या है तो छोटे छोटे एक साथ यूज हो रहा है ना, कि इन द कॉर्नर, लेकिन क्या है इसका अब कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अपना कोई अर्थ इससे नहीं निकल रहा, तो इसको क्या कहते हैं कि इसको फ्रेज कहते हैं। कि जो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो हमने आपको बोला, इन ए कॉर्नर, अंडर द टेबल, इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, माने these group of words makes sense but not complete sense, अर्थ तो आता है लेकिन complete sense नहीं निकलता इससे। तो such a group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase। इससे सिंपल डिफिनेशन इसकी नहीं हो सकती कि such a group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase। अब इसमें देखो, इसमें इस सेंटेंस में कहाँ कहाँ कॉमा लगेगा, मान लो हमें डिफिनेशन लिख रहे हैं कि सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वहाँ कॉमा लगेगा, विच मेक्स सेंस, वहाँ भी कॉमा लगेगा, बट नॉट कंप्लीट सेंस, वहाँ भी कॉमा लगेगा, इज कॉल्ड ए फ्रेज। तब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। अगर ये कॉमा छोड़ दोगे तो उसे करेक्ट नहीं मानते हैं। तो ये पंक्चुएशन में आप पढ़ोगे कॉमा कहाँ कहाँ लगाते हैं। इस तरह आपको, जैसे हमने मान लिया, कहते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सभी जानते हैं ना सूरज किधर उगता है, इन द ईस्ट, एंड सेट्स किधर होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ इन द ईस्ट क्या है, ये भी फ्रेज है ना। तो इस तरह क्या है, द सन राइजेज जब तक हम उसमें नहीं लगाते हैं, इन द ईस्ट का कोई अपना अर्थ नहीं होता, पूरब में तो कहते हैं, लेकिन पूरब में क्या, तो जब उसको जो सेंटेंस को अर्थ देने के लिए जो हम लगाते हैं उसको कहते हैं क्लॉज। जैसे आप मान लो, ही हैज ए चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास एक सोने की चेन है, तो इसमें क्या है,
अब फिर इसको ऐसे भी जानो, इसमें जो द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वह फ्रेज है। ऑफ गोल्ड, ही हैज ए चेन ऑफ गोल्ड, इसमें क्या कौन सा है फ्रेज? या मान लो ही हैज ए चेन व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड, नहीं था। एक पहले क्लॉज समझ लो कि सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate. A group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate is called a clause. यानी क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है, और तभी यह क्लॉज कहलाता है और इसका भी अर्थ होता है। यह भी सेंटेंस का एक पार्ट है। तो इसमें ही हैज ए चेन व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड, इसमें जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एज ए फ्रेज है। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड contains a subject which and predicate is made of gold। समझ में आया नहीं आया? ही हैज ए चेन which is made of gold, इसमें सब्जेक्ट which है और प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड है, तो इसमें फ्रेज कहाँ है? हमने क्या कहा, फ्रेज का अपना कोई अर्थ नहीं होता, मतलब कंप्लीट अर्थ नहीं होता। क्लॉज का अपना अर्थ हो जाता है, होता है। ही हैज ए चेन which is made of गोल्ड, ही हैज ए चेन ऑफ गोल्ड, तब भी उसका अर्थ आ रहा है। इसमें क्या है फ्रेज चेन ऑफ, ही हैज गोल्ड कहेंगे तब भी समझ में आएगा कि उसके पास सोना है, लेकिन इसमें फ्रेज जोड़ा गया है कि चेन ऑफ गोल्ड, क्या है? सोने की चेन, इसीलिए यहाँ पे चेन कहते हैं कि फ्रेज है, हैज ए चेन। अब जैसे हम आपको एक सेंटेंस बता रहे हैं, उसमें बताओ, वी कैन नॉट स्टार्ट while it is raining। कभी कभी क्या होता है, जो हम सोचते हैं ना कि हमने क्या कहा कि आपको इसमें क्लॉज बताना है, अभी जो हम सेंटेंस बता रहे हैं आपको इसमें क्लॉज बताना है, और ये ध्यान रखना कि क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है। तो इस आधार पर आप बता सकते हो कि इसमें क्लॉज कौन सा है। फ्रेज छोड़ो, सिर्फ क्लॉज बताओ। आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक, इसमें क्लॉज कहाँ से कहाँ तक है, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक, ये इजी सेंटेंस दे रहे हैं आपको। अगर हम सिर्फ बोलते हैं कि यू हैव मेड ए मिस्टेक, तो क्या है, इसका भी तो अर्थ आता है पूरा। हाँ, तो इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। तो जब भी जितने वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसका अगर कंप्लीट अर्थ आ रहा है, उसमें सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है, तो वह क्लॉज कहलाता है। जबकि फ्रेज इसके जस्ट अपोजिट, उसका अपना कंप्लीट अर्थ नहीं होता है। अगर हम सिर्फ चेन ऑफ गोल्ड कहते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। चेन ऑफ गोल्ड क्या, किसके पास है चेन ऑफ गोल्ड?
तो इस तरह आप बहुत सारे और भी सेंटेंसेस बना सकते हो कि द डॉग इज अंडर द टेबल, या कुछ हिंदी में बनाओ। हिंदी में तो बना ही सकते हो। एक आप टॉफी बनी। बोलो। मान लो आप हिंदी में बना लो, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर, तो यहाँ पे फ्रेज क्या हो जाएगा? ऑन द ट्री है ना, कहाँ बैठा है? ऑन द पेड़ पर। ट्री। तो ऑन द ट्री ये हो जाएगा, अगर आप अलग कर दो ये फ्रेज हो जाएगा। बंदर बैठा है तो अपने आप में एक सेंटेंस है, उसमें बंदर भी है और सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। यानी बंदर बैठा है तो उसका तो अर्थ निकलता है, लेकिन पेड़ पर का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जो ऑन द ट्री है वो क्या है? वो फ्रेज है। तो इस तरह फ्रेज और क्लॉज में इतना ही डिफरेंस है कि क्लॉज का पूरा जो भी वर्ड्स उसमें ऐड हैं, ग्रुप है, उसका कंप्लीट सेंस निकलता है, उसका अर्थ निकलता है, जबकि फ्रेज का अपना कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। तो इस तरह फ्रेज एंड द क्लॉज हो गए। अब आपको चार पांच टर्म आपने जान लिए: सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लॉज, फ्रेज एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये आप सेंटेंस तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन प्रैक्टिस यस मैम। करनी पड़ेगी आपको। और आप खुद से, क्योंकि हम सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादातर हैं, तो क्या करेंगे कि आप 5-10 जो वाक्य आपके दिमाग में आते हों हर टाइप के, उसको आप सोचो कि, और फिर उसको ट्रांसलेट करके देखो कि आप उसको लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। या फिर ग्रामर की बुक लेकर उसमें से देखो, छांटो। क्योंकि कुछ तो बिल्कुल ईजी है, जो इंट्रोगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये तो आप जानते हो, बना लोगे। अगर वो पास्ट टेंस के हैं तो डिड लगा दिया, पास्ट टेंस में अगर निगेटिव बनाने हैं तो डिड नॉट लगा दिया। इस तरह आपने उसे बना लेते हैं। अगर इज वाज है, वेयर है, तो आप उसके साथ नॉट लगा देते हो। इंट्रोगेटिव है तो उसको पहले ले आते हो। अगर पास्ट परफेक्ट या में चले गए या प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैव, हैज या फिर हैड लगाते हैं, उसके बाद लगा लेते हैं नॉट, या उसको पहले ले आते हैं। तो इस तरह आगे तो आपको आसानी होती है। थोड़ी ये डू और डोंट और डज का आपको इनडिफिनिट में जो चक्कर है, वही आपको समझना है। वो तो आप बना लोगे आसानी से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इम्पेरेटिव भी जी है, द अर्थ इज राउंड। इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब क्या है? ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। कुछ जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो सत्य हैं, उसको हम सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। वैसे सेंटेंसेस भी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, और जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेज हैं वो भी उसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह आप ये भी बना लोगे, इम्पेरेटिव भी। एक्सक्लेमेटरी की आप प्रैक्टिस कर लो थोड़ी। ऑब्जेक्टिव तो हमेशा आप बोलते ही हो, मे गॉड ब्लेस यू। इस तरह के तो आप आजकल मोबाइल पे भी जो आता है दुनिया भर की, उसमें इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है। उसमें भी आपने देखते हो कमेंट्स में खुद ही आ जाता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। नहीं आते उसमें, बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगे होते हैं। आप सीखना चाहो कहीं से भी सीख सकते हो इसे। और सबसे ये भी ध्यान देना आपको ज़रूरी है कि अगर सेंटेंस जैसे इंट्रोगेटिव है तो साइन कौन सा लगाएंगे वहाँ पे, और एक्सक्लेमेटरी है तो वहाँ कौन सा साइन लगाएंगे लास्ट में। पॉजिटिव और नेगेटिव में तो पता ही है, फुल स्टॉप लगाते ही हैं। ज़्यादातर सेंटेंसेज में फुल स्टॉप ही लगते हैं, इंट्रोगेटिव एक सब छोड़कर। इसके बाद शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? यानी टोटल वर्ड्स जो हैं इंग्लिश के, words are divided into different kinds or classes called parts of speech.
according to their use, that is according to the work they do in a sentence। यानी किसके आधार पर बांटा गया है कि वाक्य में वे शब्द किस प्रकार का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से यूज हो रहे हैं, इस तरह से उनको 8 भागों में डिवाइड किया गया है, उनको 8 क्लासेज में बांटा गया है। जितने भी वर्ड्स हैं, words are divided into different kinds of classes called parts of speech। उन सबको क्या कहते हैं? parts of speech according to their use, that is according to the work they do in a sentence। according to the work they do in a sentence, the parts of speech are 8 in number। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला सबको पता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इतने पता है ना? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, या ऐसे भी कह सकते हो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 8 हुए। इन सब का यूज करते हैं हम हमेशा। अब जैसे हमने कहा अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा थे। इसमें नाउन कहाँ है? अकबर, अकबर। तो क्या इस तरह इसको किंग, अकबर है ना? हाँ, यहाँ पे अकबर ही होगा। किंग भी है, किंग भी नाउन होता है। तो वो किसके लिए यूज हो रहा है? किंग, अकबर के लिए। और इसमें आप ये भी जानते होंगे एडजेक्टिव कौन है? ग्रेट, ग्रेट। और वर्ब कहाँ है? वाज, वाज। तो इसमें क्या है? एक सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होना जरूरी होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तो हम अभी सिर्फ नाउन की बात कर रहे हैं। अ नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यही तो है। डिफिनेशन क्या होगी इसकी? ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर कहते हैं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, कुछ भी बना सकते हो, इसमें क्या है? हाँ, सेंटेंस नाउन से। अब बात यह है कि इसमें यूज कैसे करना है हमको, कौन से नाउन आप देखते काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन सुना है? यस मैम, काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जिनको हम काउंट कर सकें। अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट नहीं कर काउंट नहीं कर सकते। सकते। जैसे मतलब बिल्कुल जो एकदम डिवाइड, इसका डिवाइड करते हैं इसको बिल्कुल 2 ही टाइप में। इसमें यही आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में तो पता ही है जिसको काउंट नहीं कर सकते, उस तरह की जो चीज़ें होंगी उसमें चली जाएंगी। वैसे और भी हम देखते हैं कि नाउन कितने टाइप के होते हैं। वैसे यहाँ कहते हैं कि द वर्ड थिंग includes all object that we can see, hear, taste, touch or smell, and something that we can think of but cannot perceive by the senses। अब पहले नाउन पढ़ोगे तब दूसरी चीजें पढ़ाते हैं। नाउन कितने टाइप के होते हैं? वैसे
नाउन 5 टाइप। अच्छा पहले रुको, पहले एक एक लाइन इसकी डिफिनेशन बता देते हैं। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है? मैम द वर्ड विच इज हाँ बोलो, हिंदी में ही बोल दो चलो। जो नाउन की जगह पर यूज किया जाए। हाँ, a pronoun is a word used instead of a noun. As example, Sheila is absent because she is ill, या she is ill या कुछ भी लिख दो। हाँ, वो बीमार है या कुछ भी, तो वहाँ हमने शीला के लिए क्या यूज किया? शी। यानी नाउन, यहाँ पे क्या होता है कि हम बार बार नाउन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे सेंटेंस में फ्लो नहीं आता। जैसे ऐसे तो लिख बोल सकते हैं ना कि शीला इज एबसेंट बिकॉज शीला इज इल, लेकिन क्या है, बार बार शीला का यूज करते हैं तो वह सेंटेंस की जो फ्लो है, उसका ब्यूटी है, वह खत्म हो जाती है, वह सही नहीं लगती। इसीलिए उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, नहीं तो हम क्यों करते इसका यूज। और एक चीज इसको और कहते हैं कि अगर ही या शी जिसके लिए यूज करते हैं ना, उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। तो अगर हमने शीला की जगह शी का यूज किया, तो शीला जो है वो क्या वो कहलाएगी, वो एंटीसीडेंट होगा। एंटीसीडेंट की भी डिफिनेशन है, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि व्हाट इज एंटीसीडेंट, तो इसके लिए आप बता सकते हो कि एंटीसीडेंट क्या है। एंटीसीडेंट वही जो नाउन की जगह आता है, प्रोनाउन ही हुआ है ये भी, लेकिन इसको शब्द अलग है इसका, कि व्हाट इज एंटीसीडेंट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, हाँ, नाउन प्रोनाउन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले आते हैं उनको एंटीसीडेंट कहते हैं। हाँ इसको ऐसे डिफाइन तो ऐसे करते हैं कि द वर्ड एंटीसीडेंट रिफर्स टू समथिंग that comes before or precedes something else. But in grammar में कैसे यूज करते हैं? In grammar the meaning of antecedent is more specific, थोड़ा अलग है, विशिष्ट है। As it refers to a word that comes before a different term that represents the original word, वही जो ओरिजिनल वर्ड को रिप्लेस करता हो। ओरिजिनल वर्ड से मतलब यहाँ नाउन से ही है, कि उसको जब रिप्लेस करता हो तो नहीं, इसका यूज और भी जगह होता है, इसके कई तरह से यूज होते हैं, बट प्रोनाउन की जगह जब इसका यूज होता है तब भी यह एंटीसीडेंट ही कहलाता है। कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोनाउंस एंड एंटीसीडेंट्स। आप दो सेंटेंसेस को कंपेयर करो जो हम बोलते हैं, कि जैसे हमने कहा कि व्हेन राम कम्स इन साइट, राम्स विल ड्राई ऑफ विथ राम्स टॉवेल इन राम्स बाथरूम। सिर्फ राम ही बोल रहे हैं, मान लो कि राम अंदर आया, वह भीगा हुआ था, उसने अपने तौलिए से अपने बाथरूम में अपने को सुखाया, लेकिन हमने क्या बोला, व्हेन राम कम्स इनसाइड राम विल ड्राई ऑफ विथ राम्स टॉवेल, एपस्ट्रॉफी वाला राम्स टॉवेल इन राम्स, फिर एपस्ट्रॉफी वाला राम्स बाथरूम। हियर क्या, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, हियर द रिपीटिशन ऑफ द नाउन राम प्रिवेंट्स द सेंटेंस फ्रॉम फ्लोइंग प्रॉपर्ली। यानी जो सेंटेंस की खूबी है कि उसको फ्लो में होना चाहिए, वह बार बार रिपीटिशन, नाम के रिपीटिशन से क्या हो रहा है, वह रुक रहा है, वह फ्लो सेंटेंस में नहीं आ रहा है। इसको अगर हम ऐसे बनाएंगे कि राम अंदर आया
अब वह अपने टॉवेल से अपने बाथरूम में, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे कि व्हेन राम कम्स इनसाइड कॉमा ही विल ड्राई ऑफ विथ हिज टॉवेल। ही विल यहाँ लगाया कि वह माने अपने तौलिए से ना, अपने टॉवेल से, तो वह जाएगा ना अपने बाथरूम में, तो क्या कहेंगे ही विल ड्राई ऑफ विथ हिज टॉवेल इन हिज बाथरूम। एक जगह ही आया, एक जगह हिज आया, तो इससे क्या होता है कि यार रिपीटिशन ऑफ द वर्ड राम इज एलिमिनेटेड बाय यूजिंग प्रोनाउंस। हमने उसको कैसे एलिमिनेट किया, बार बार जो रिपीट हो रहा था वर्ड, नाम जो रिपीट कर रहे थे, यूजिंग प्रोनाउंस से। तो इन दिस सेंटेंस राम इज एन एंटीसीडेंट दैट इज द लेटर रिप्लेस्ड बाय ही एंड हिज। तो एक यहाँ भी इसका यूज होता है, तो यहाँ भी जो जिसको वो रिप्लेस किया वह एंटीसीडेंट कहलाता है। इसका कुछ मीनिंग ना वैसे दूसरे चीज़ों में एंसेस्टर्स से होता है या प्रीडिसेसर्स से। एंटीसीडेंट का मतलब यानी जो हमारे एंसेस्ट्रल चीज़ें हैं ना उनसे भी रिलेटेड थोड़ा। लेकिन यहाँ ग्रामर में इसको ऐसे ही कहते हैं कि जिस वर्ड को रिप्लेस कर रहा है, वह अगर नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो वह प्रोनाउन, वहाँ पे नाउन जो है वह एंटीसीडेंट ही कहलाएगा, और जिसके द्वारा रिप्लेस कर रहा है वो प्रोनाउन के द्वारा कर रहा है। इसको आगे और थोड़ी चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इस तरह प्रोनाउन आप जानते, एडजेक्टिव आप जानते ही हो कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। एडजेक्टिव क्या है, नाउन की विशेषता बतलाता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। इसका तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ भी बोल दो। किरण इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, मीमांसा इज ए, क्या बोलूं, ये तो बहुत आगे रहती है ना। तेरे लिए कौन सा वर्ड यूज करूं मीमांसा? Active. एक्टिव, अच्छा। चलो मीमांसा इज किसमें रहती है, पूरा बोलो अपने बारे में एक लाइन, कौन से कार्यों में? एक्टिव इन Social work. Vimansha is active in social work. हाँ चलो खुद ही बता दिया, सब अपनी अपनी एक विशेषता बता दो। दीक्षा, एडजेक्टिव अपनी Yes, ma'am. ओर से लगा लो। हाँ, Yes, ma'am. कोई तो विशेषता होगी। ब्यूटीफुल हो, Caring. इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, कुछ भी लगा लो। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल लगा लो। ब्रेव हो तो ब्रेव लगा लो, कुछ भी लगाओ, बोलो। दीपाली, देखो सब भाग गए जहाँ पूछना शुरू करते हैं। मोहित लेफ्ट, मोहित चला गया, बताओ। नहीं पूछते, आ जाओ। हाँ चलो, यार टाइम हो गया इनका। यानी वही है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, जो भी विशेषता बतलाता है। ही इज ए ब्रेव बॉय, सीधा साधा आप बना सकते हो। वर्ब क्या है, वर्ब, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। यह इसलिए यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस को एक्शन में लाने के लिए, या उसमें क्या अवस्था है उसकी, कैसी कौन सा स्टेट है, क्या एक्शन कर रहे हैं, इसके लिए यूज करते हैं। अब सारे वर्ब तो बहुत सारे हैं, बिना वर्ब का तो कोई काम ही नहीं चलता। वर्ब के टाइप्स भी हैं। कोलकाता इज ए बिग सिटी, बिना अगर इज नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सेंटेंस पूरा होगा ही नहीं। यानी किसी भी सेंटेंस
को पूरा करने के लिए, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर सही करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमें चाहिए ही चाहिए, तभी वह सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होगा। वह वर्ब कैसा भी हो, ऑक्सिलियरी हो या फिर एक्शन वाले हों, कि ही प्लेज, ही क्राइज, कुछ भी, कोई भी वर्ब हमें चाहिए। आई ईट, वी रीड, यहाँ पे रीड, ईट सब क्या है, ये सब भी वर्ब हैं। और इज, एम, आर, ये सब भी वर्ब होते हैं जिनके बिना सेंटेंस पूरा नहीं हो पाता। चलो हम छोड़ दे रहे हैं, अब सब चले गए छोड़ छोड़ के। 13 बच्चे बचे हैं, पढ़ाऊं? 7 चले गए, 20 थे। चलो ये भी बता दो, नाउन के टाइप बता दो, जो चले गए उन्हें छोड़ो। common, proper, abstract, material. कॉमन नाउन में क्या आता है? जैसे एक सेंटेंस बोल रहे हैं, मान लो सीता इज ए गर्ल, Girl, इसमें गर्ल क्या है? common noun. कॉमन नाउन, और सीता प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। हाँ, Proper noun. क्यों? क्योंकि ये नेम है ना। गर्ल्स में बहुत सारी गर्ल्स हैं। Particular हाँ, जो भी, चूंकि हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा, उसमें कुछ भी आ सकता है, जिसमें गर्ल हो गया, बॉयज हो गए, किसी का खास नाम पर्सन नहीं होता। कोई किसी का नाम लेकर या किसी चीज का नाम लेकर, किसी नदी का नाम लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या है वो? कॉमन नाउन। और जब हम किसी का नाम लेकर किसी विशेष नदी, पहाड़ या शहर की बात करते हो, तो किस में आ जाता है वह? प्रॉपर नाउन में। इसी तरह और भी हैं, कलेक्टिव नाउन is the name of a Importance. number of persons or things taken together and spoken of as one whole, यानी collection of persons or things taken together, यही तो है। crowd, mob, team, army, family, nation, parliament, committee, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द कलेक्टिव नाउन के हैं। क्राउड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पीपल, ये तो आप जानते ही हो, इसके अर्थ तो पता ही है। फ्लीट का मतलब जानते हो? FLEET, ए फ्लीट, Okay. FLEET, फ्लीट। फ्लीट असल में ये एनिमल्स से भी रिलेटेड है। Group of किसी का ग्रुप होता है ये animal. कलेक्शन ऑफ शिप्स लिखा है, अब ये मुझे भी ध्यान नहीं है। SHIPS, हाँ ये तो जहाज हो गए, फिर SHIP शिप्स नहीं, Yes, ma'am. कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स लिखा है। हमने कहीं से नोट किया था, फ्लीट मुझे भी नहीं पता था वर्ड। ऐसे होता है ना, कोई कोई वर्ड जरूरी Ma'am, थोड़ी group होता of है। vehicles लिखा है. Group of vehicles. वेसल्स या शिप्स? Ma'am, हाँ ship of vehicles. शिप्स, हाँ। अगर SHEEP होता तब हम भेड़ पे जाते ना, SHIP है। उनके लिए अलग ही वर्ड यूज होते हैं, जो जानवरों के वर्ड झुंड है ना, उनके लिए अलग से वर्ड यूज होते हैं। वो कभी एक दिन उसे जमा करके कलेक्ट करके लाना तो सही। जैसे घोड़ों का झुंड है, हाथियों का है, भेड़ों का भी है, जो झुंड में रहते हैं, उनके लिए टर्म है, अलग अलग हैं सबके लिए। किसी को क्यूरियोसिटी होगी तो आप उसे कलेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो कल कि क्या क्या होते हैं। मॉब आप समझते ही हो, मॉब भी भीड़ को ही कहते हैं। क्राउड, कलेक्शन, ये क्या है? क्राउड में क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल होते हैं। आर्मी पता ही है आपको। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं फिर?
Abstract noun is usually the name of a quality, action, or state considered apart from the object to which it belongs. Quality में आते हैं goodness, kindness. ये वर्ड में जो हमने नेस लगाया ना, गुड में एनी डबल एस, काइंड में एनी डबल एस, वाइट में एनी डबल एस, वाइटनेस, डार्क में डार्कनेस, हार्ड हार्डनेस, ब्राइट से ब्राइटनेस, इस ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरली, ये सारे सब ऐसे जो वर्ड हैं क्वालिटी वाले, ये क्वालिटी बताते हैं कि किसी की भी हम नाउन की क्वालिटी बताएंगे। या एक फिर जैसे एक्शन है, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, इसको भी हम नाउन की तरह यूज करते हैं कभी कभी। काइंडनेस को, वाइटनेस को करते हैं। आप इससे सेंटेंसेस कभी बनाए हो इससे? स्टेट में जैसे आता है अवस्था, जैसे चाइल्डहुड हो गई, चाइल्डहुड से भी सेंटेंस बनाते हैं। कहते हैं ना कि मान लो कि बचपन की जो अवस्था होती है वह सबसे अच्छी अवस्था है, मान लो, या मोस्ट आप कह सकते हो जिसमें कोई चिंता फिक्र नहीं होती है, उस तरह की अवस्था है। तो वैसे सेंटेंस में क्या कहेंगे हम? चाइल्डहुड, सब पहले पहले क्या लगाएंगे? चाइल्डहुड इज द मोस्ट, कौन सा शब्द लगाऊं बताओ? Most beautiful phase of life. या मोस्ट वंडरफुल फेज ऑफ आवर लाइफ भी बोल सकते हैं ना। इस तरह चाइल्डहुड, हमने तो वर्ड दिए हुए हैं इसमें, चाइल्डहुड, बॉयहुड, इससे आप सेंटेंस बनाते हैं, इसलिए इसको नाउन भी बोलते हैं। यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। यूथ है, इससे बनता है। सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, सब क्या है? सारे इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, यानी जो क्वालिटी में बताते हैं, एक्शन में होते हैं, या फिर कोई स्टेट, अवस्था बताते हैं। और द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज, जैसे ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ये सब जो हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं। We can speak of a brave soldier, a strong man, a beautiful flower, but we can also think of these qualities apart from any particular person or thing, and speak of bravery, strength, beauty by themselves. इसको इस तरह कह सकते हैं, फ्रॉम, जो एडजेक्टिव से बना हुआ है। अब एक चीज आपने देखा कि ये जो वर्ड्स हैं ये किससे बने हुए हैं? एडजेक्टिव से। जैसे काइंड कौन सा शब्द है? एडजेक्टिव तो है। शी इज वेरी काइंड, तो वह बहुत दयालु है, तो इसमें काइंड क्या है? और एडजेक्टिव है, और इसमें हमने NESS लगाया तो क्या बन गया ये? नाउन। तो यानी जो एडजेक्टिव से हमने इसे बनाया, तो बहुत सारे नाउन्स जो हैं सो एडजेक्टिव से बने हुए हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे काइंडनेस, फ्रॉम काइंड हो गया। ऑनेस्टी किससे बना हुआ है? सी इज वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से बना हुआ है। इसी तरह वर्ब से भी बहुत सारे बने हुए हैं। जैसे ओबीडियंस किससे बना हुआ है? ओबे, वर्ब से भी बने हैं ना, OBEY, ओबे। टू ओबे क्या है? वर्ब है, लेकिन इससे हमने बना दिया ओबीडियंस, तो वो नाउन हो गया। ग्रो क्या है? ग्रो भी वर्ब है, GROW, ग्रो, उससे हम क्या बनाते हैं? वर्ब, वर्ब से नाउन, ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। तो इस तरह कई सारे नियम है इसके, जो इससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। कॉमन नाउन से भी बनाते हैं। चाइल्ड क्या है? चाइल्ड कॉमन नाउन में आता है ना। हमने चाइल्डहुड किससे बनाया?
कॉमन नाउन से। इस तरह स्लेव, SLAV, स्लेव क्या है? स्लेव मीन्स क्या होता है? ये भी कॉमन नाउन है। गुलाम होते हैं ना, स्लेव, उससे स्लेवरी, SLAVERY, गुलामी होगी, गुलाम से गुलामी, ये नाउन हो गया स्लेवरी। तो इस तरह आप ध्यान दो के देखोगे तो हमने जो क्वालिटी बताई वह किससे बना? एडजेक्टिव से। और जो बहुत सारे सब्जेक्ट नाउन बताए हमने आपको, एक्शन वाले, ये सब किससे बना? इससे, वर्ब से भी बने और कॉमन नाउन से भी बने। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन सब से बनते हैं। और क्या क्या चीज़ें बताते हैं? क्वालिटी, एक्शन या फिर स्टेट। इसको देखना, फिर आगे बढ़ेंगे कर। काउंटेबल, नॉन काउंटेबल तो आपको पता ही है। मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल में आता है। और जैसे बुक, पेन, ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर, ये सब क्या है? अकाउंटेबल में आएंगे, इस तरह के वर्ड्स। आज तो समझ में आ गई बात सब, जितनी पढ़ाया हमने। इसमें आप थोड़ा देखना, फिर ये सब अगर एक बार रिवीजन कर लोगे ना, फिर जैसे जैसे इसको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो हमें सेंटेंसेस बनाने में आसानी होगी। और थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये अब प्रैक्टिकम में, इंग्लिश में तो यही सब मेन है ना, प्रैक्टिस मेन है। और आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, क्या लिखते हो घर में, कितना टाइम मिलता है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर इंग्लिश सीखनी है तो जो लैंग्वेज स्किल्स, ये सब तो जो है सो अलग चीज़ें हैं। बाकी लिखने वाली राइटिंग स्किल्स तो आपकी इसी से डेवलप होगी, कि आपकी ग्रामर जितनी अच्छी होगी और जितने आप सेंटेंस बना पाओगे। जैसे काइंडनेस से कोई सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, चाइल्डहुड से सब्जेक्ट कोई सेंटेंस बनाते हो, तो आप वो देखो कि सेंटेंस आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। चाइल्डहुड पे आप 4 लाइन लिख के देखो, क्या लिखते हो? 4 या 5 सेंटेंस लिखो चाइल्डहुड शीर्षक से। एडल्टहुड, वयस्कावस्था या वृद्धावस्था, वृद्धावस्था पर 4-5 सेंटेंस आप लिख सकते हो। क्या लिखते हो देखो। 3 अवस्था वो है, मान लो चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है, और फिर बीच की और कोई है, एडोलेसेंस। तो आप इन तीनों पे देखो लिख के, वैसे ही साइकोलॉजी में आपको ढेर सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वहाँ भी आप देख लोगे कौन सा नाउन कहाँ कैसे यूज कर रहे हैं। अब क्या है, अब जब आप नाउन, प्रोनाउन या फिर इस टाइप्स जान रहे हो ना, तो जब भी कोई भी असाइनमेंट बनाते रहोगे तो आप उसमें ध्यान देना कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कौन सा नाउन कहाँ पे यूज हो रहा है और कैसे ही हो रहा है। अलग से तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में बनाते हो तो फिलॉसफी के असाइनमेंट्स हैं या साइकोलॉजी के, टेक्नोलॉजी के, जिसके भी हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो, इंग्लिश में आप उसको लिखने का प्रयास कर रहे हो, तो आप उस पर ध्यान देकर देते रहो। कहीं कहीं क्या है, टेक्नोलॉजी से सेंटेंस शुरू होता है, कहीं साइकोलॉजी से शुरू हो रहा है। आप देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड नाउन बन जा रहा है और क्या क्या वर्ब यूज हो रहा है, कौन सा क्लॉज है, कौन सा हिस्सा फ्रेज है। इस तरह आपको समझ में आ जाएगा सब धीरे धीरे। अरे आपको अभी उतना यूज काम नहीं आएगा, जब आप पढ़ाने जाओगे ना तब आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप फिर से पढ़ोगे इसको। चलो, ओके।
इसको ओवर करो। भूख लग Thank you, गई? ma'am.